तो चलिए आज समझते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की कहानी को। आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे भारत की राजनीति एक पार्टी के दबदबे से निकलकर आज के इस बहुदलीय दौर तक पहुंची। ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर है, तो आइए शुरू करते हैं। सोचने वाली बात है ना कि आखिर एक पार्टी इतने बड़े और इतने अलग अलग तरह के लोगों वाले देश पर दशकों तक कैसे राज कर सकी। और फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही साधारण कागज के टुकड़े यानी मतपत्र और करीब करीब 20 लाख स्टील के बक्सों से। भारत के पहले चुनाव में सिस्टम बड़ा आसान था। हर उम्मीदवार का अपना एक बक्सा होता था जिस पर उसका चुनाव चिन्ह बना होता था। वोटर्स को बस अपनी पसंद के उम्मीदवार के बक्से में पर्ची डालनी होती थी। ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा और अनोखा प्रयोग था। तो इस चुनावी मैदान का पहला बादशाह कौन बना? वो थी कांग्रेस पार्टी, जिसने दशकों तक भारतीय राजनीति का रुख तय किया। आज़ादी के बाद जो पहले 3 बड़े चुनाव हुए 1952, 1957 और 1962 में, कांग्रेस ने न सिर्फ केंद्र में बल्कि ज्यादातर राज्यों में भी जबरदस्त जीत हासिल की। उस समय कोई दूसरी पार्टी उसके आसपास भी नहीं फटकती थी। और उस दौर में ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी। अखबारों की ये सुर्खियां भी यही बताती हैं। कांग्रेस की जीत तो जैसे तय ही मानी जाती थी। तो कांग्रेस की इस जबरदस्त कामयाबी का राज क्या था? वो था कांग्रेस सिस्टम। अब ये सिस्टम था क्या? इसे एक पार्टी कम और एक बड़ा सा छाता ज्यादा समझिए, जिसके नीचे हर तरह की विचारधारा के लोग थे। समाजवादी, रूढ़िवादी, लेफ्ट वाले, राइट वाले। मजे की बात तो ये थी कि उस समय का विपक्ष भी कांग्रेस के अंदर ही मौजूद था। लेकिन ऐसा नहीं था कि पार्टी में सब कुछ शांत था। अंदर ही अंदर एक बहस हमेशा चलती थी। सरदार पटेल जैसे कुछ नेता चाहते थे कि पार्टी में कड़ा अनुशासन हो, तो कुछ का मानना था कि इसे एक खुले मंच की तरह ही रहना चाहिए। यही अंदरूनी खींचतान कांग्रेस की राजनीति की एक बड़ी पहचान थी। लेकिन कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती है ना। धीरे धीरे इस एक छत्र राज की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। देश के अलग अलग कोनों से नई और ताकतवर आवाजें उठ रही थीं। ये टकराव था दो अलग अलग सोच का। एक तरफ थी केंद्र सरकार जो एक मजबूत और एक जैसा राष्ट्र बनाना चाहती थी, और दूसरी तरफ थे अलग अलग राज्य और क्षेत्र जो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने फैसले खुद लेने के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। और ये मांगे सिर्फ कागजों पर नहीं थी, ये पूरे देश में गूंज रही थीं। आप देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी स्वायत्तता की लड़ाई लड़ रहा था, तो पंजाब में अकाली दल एक अलग पंजाबी सूबे की मांग कर रहा था। पूर्वोत्तर में तो कई आंदोलन चल रहे थे, और दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान के लिए आवाज उठा रहा था। समझिए, ये सिर्फ राजनीतिक झगड़े नहीं थे, ये अपनी पहचान, अपनी अस्मिता की लड़ाइयां थीं। लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने होने के एहसास के लिए लड़ रहे थे। और पहचान की इन्हीं लड़ाइयों ने भारतीय राजनीति का पूरा खेल ही बदल दिया। अब राजनीति के केंद्र में जाति और धर्म जैसे मुद्दे आ गए थे। इस बदलाव का सबसे बड़ा मोड़ आया 1990 में, जब सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी। इस एक फैसले ने अन्य पिछड़ा वर्गों यानी ओबीसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया और भारतीय राजनीति में जाति के समीकरण को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसकी जमीन तो दशकों से तैयार हो रही थी। देखिए, 1978 में बामसेफ जैसे संगठनों का बनना, 80 के दशक में अयोध्या विवाद का राष्ट्रीय मुद्दा बनना और बहुजन समाज पार्टी का उभरना, ये सब पहचान की राजनीति को हवा दे रहे थे। मंडल कमीशन का फैसला तो इस आग में घी डालने जैसा था। इसका असर क्या हुआ? जो पुरानी राजनीतिक वफादारियां थीं, जो अक्सर कांग्रेस से जुड़ी होती थीं, वो अब टूट रही थीं। लोग अब अपनी जाति, अपने धर्म और अपने समुदाय के नाम पर बनी नई पार्टियों से जुड़ रहे थे। और जब पुरानी व्यवस्था बिखरती है तो एक नई व्यवस्था जन्म लेती है। भारतीय राजनीति में ये नया दौर था, गठबंधन का दौर, मिलीजुली सरकारों का दौर। और इस नए दौर का आगाज हुआ साल 1989 में। ये साल इतिहास में दर्ज हो गया। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी भी एक पार्टी को लोकसभा में अकेले बहुमत नहीं मिला। एक पार्टी के राज का दौर अब खत्म हो चुका था। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। आप देखेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी की सीटें ऊपर नीचे होती रहीं, लेकिन एक चीज जो लगातार बनी रही वो थी अन्य दलों की बड़ी संख्या। इसका सीधा सा मतलब था कि अब सरकार बनाने के लिए इन छोटी छोटी पार्टियों का साथ जरूरी हो गया था। हाँ, 2014 और 2019 में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिला, लेकिन इस चार्ट को ध्यान से देखिए। बहुमत के बावजूद
दर्जनों दूसरी पार्टियां भी संसद में मौजूद हैं। ये दिखाता है कि भारतीय राजनीति कितनी बटी हुई है और क्षेत्रीय दलों का वजूद आज भी कितना मजबूत है। तो अब राजनीति का मतलब बदल चुका था। ये अब किसी एक पार्टी की मनमानी नहीं थी, बल्कि कई पार्टियों के बीच बातचीत, मोलभाव और सहमति बनाने की एक मुश्किल कला बन गई थी। तो ये है भारतीय लोकतंत्र का सफर, एक अकेली ठोस चट्टान से एक रंग बिरंगी खूबसूरत लेकिन जटिल तस्वीर तक। एक ऐसी तस्वीर जिसमें हर छोटा बड़ा टुकड़ा अपनी जगह रखता है और मायने रखता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे अलग अलग रंग, अलग अलग हित एक साथ हों, तो इस तस्वीर को जोड़े रखने वाली चीज क्या है? भारतीय लोकतंत्र का भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा है।